मैम हाँ जी। मैम जेनाइटल वाला को एक बार और बता दीजिए शॉर्ट में। ओके। ओके, ठीक है। तो हमने सिगमंड फ्राइड का टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़े थे। फाइव फाइव पर्सनालिटी शो हो रहा है, स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। हाँ। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड देन जेनेटिक। ओरल होता है जो हम माउथ सीकिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को प्लेजर मिलता है, कुछ भी कोई भी चीज है वो मुंह में डाल लेते हैं, अंगूठा डाल लेते हैं। कोई भी चीज आप रखोगे, टॉय भी रखे हुए तो उसको भी अपने मुंह में डाल लेंगे वो, है ना? क्योंकि वहां से उनको प्लेजर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या होता है? उसमें क्या होता है, वो या तो होल्ड करेंगे उस चीज को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने एनल रीजन को, या फिर रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, उसमें उनको वो मिल रहा है, प्लेजर समझ सकते हैं। या फिर ये समझेंगे उसमें कि उन पे उनकी अवेयरनेस जाती है, उनको वो देखते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं इस चीज के प्रति। उससे पहले उनको नहीं अवेयरनेस आती कि क्या है ये। कोटी ससु के प्रति वो जागरूक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, हम उसमें ट्रेनिंग भी कराते हैं बच्चों की उसी पीरियड में, फाइनल स्टेज में। उसके बाद में फेलिक स्टेज आता है। फेलिक स्टेज में क्या होता है कि हम अपोजिट सेक्स के प्रति अटैच्ड हो जाते हैं ज्यादा। ठीक है, उसमें जैसे स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैं अभी तो बता रही हूँ ना, कल का रिवाइज करा रही हूँ। ठीक। ओके ओके। हाँ। और थर्ड में क्या था? फेलिक स्टेज में क्या था? जैसे लड़कियां हैं वो ज्यादातर अपने पापा के पास ज्यादा अटैच होती हैं, लड़के ज्यादातर अपनी मदर के पास अटैच होती हैं। ठीक है, इसमें सेक्सुअली कुछ नहीं होता, और बस उसमें हमें ऑपोजिट सेक्स के प्रति अटैचमेंट होती है। ठीक है, या फिर उनके पास हम ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, ज्यादा प्लेजर होता है। उसके बाद में आता है लेटेंसी। लेटेंसी में क्या होता है? अभी जो हमने बताया था लेटेंसी में क्या था, हाँ, उसमें हम डिफरेंस करने लग जाते हैं मेल एंड फीमेल के बीच में, कि दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, हमें डिफरेंस पता चलता है। और हम फीमेल हैं तो हमें फीमेल्स के साथ दोस्ती करनी चाहिए, इस तरीके से। उसके बाद में जेनाइटल आता है। जेनाइटल में क्या होता है? हम अब और जागरूक हो जाते हैं हमारे जेनाइटल्स के प्रति। और इसमें हम इंटरकोर्स, रिलेशनशिप, ये सब देखने लग जाते हैं। ठीक है, मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव होता है, फीमेल में। क्लियर है? यस मैम, क्लियर हो गया। थैंक यू। हाँ। और इनकी आप एक बार एज भी देख लेना, ठीक है? जो आपने डायग्राम बनाया होगा नोट्स में, उसमें एज भी लिखना है आपको। ठीक है, आज हम बताएंगे एरिक्सन के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सॉरी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। ठीक है, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या थ्योरी बताई है वो हम देखेंगे। तो सिगमंड फ्रॉइड का तो था साइको सेक्सुअल बेस पे। ठीक है, और इनका है साइको सोशल पे। ये बोलते हैं कि हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है सोशली। सोशली हम जहाँ रह रहे हैं सोशली, उनके बेस पे उन्होंने पर्सनालिटी बताई है। ठीक है, और मतलब सोशली बताई है, एक तरीके से ऐसे समझेंगे। सोशली हमारे क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर, ठीक है, एनवायरमेंट से। तो इसमें आएगा साइको सोशल। और सिगमेंट का है साइको सेक्सुअल। ठीक है, वो इंडिविजुअल के बेस पे है कि इंडिविजुअली क्या उनको अच्छा लग रहा है, उसके बेस पे उन्होंने पर्सनैलिटी बताई है। ठीक, तो स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है मैम। ओके। हाँ, इससे पीछे कैसे आ गई? हम्म, तो हम कहाँ थे? पूरी स्क्रीन विजिबल हो रही है ना? सर का सर ने बोला था कल कि आप शॉर्ट नहीं करना है आपको, छोटी स्क्रीन नहीं करनी, बड़ा करना है। ठीक, तो ये रीजन है बड़ा करने का।
तो ये आ गया हमारा पर्सनालिटी, नेचर, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में हमने पढ़ लिया था। एंड ये है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। वो दूसरा हमने कल पढ़ा था, टाइप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये हम पढ़ेंगे आज ही। उससे पहले ये देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिगमंड फ्रॉइड का, ठीक है। 5 मेन स्टेजेस ऑफ सिगमंड फ्रॉइड के 5 मेन स्टेजेस थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनेटल स्टेज। उसके बाद में ये था, एज भी है ना इसमें, एज भी है 0 to 1, 2 to 3। इसमें एक चीज याद रखेंगे, जो हो रहा है, जो ये इनका है सिगमंड का एज का कितना है, एज इनका बर्थ टू प्यूबर्टी एज तक है, बियॉन्ड प्यूबर्टी, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, इन्होंने जो डिवाइड किया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, वो प्यूबर्टी तक किया है, ठीक है। और उसके बाद में आ जाए, ठीक है। तो क्या लिखा, एडिक्शन theory ego identity develops throughout your entire life। थ्रूआउट योर एंटायर लाइफ क्या डेवलप होता है, आपका ईगो आइडेंटिटी डेवलप होती है, ठीक है। ड्यूरिंग 8 स्पेसिफिक स्टेजेस, मतलब हर एक स्टेज में आपकी एक चीज डेवलप होती है। उसी कौन, अब हम पढ़ेंगे, ये 8 स्टेज बताई है इन्होंने। और इन्होंने बर्थ से डायरेक्ट, मतलब बर्थ टू ओल्डर अडल्टहुड, मतलब लास्ट स्टेज टिल डेथ तक इन्होंने बताई है। एक ये मेन डिफरेंस है दोनों में, क्वेश्चन बन सकता है। सिगमंड का सिर्फ प्यूबर्टी तक है, 22 तक होगा, ठीक है। और या फिर 18 तक होगा ना प्यूबर्टी, वो तो अडल्ट आ जाता है, ठीक है। और एरिक्सन का टिल डेथ तक बताया इन्होंने, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं, हमारे पास सबसे पहले स्टेज है इन्फेंसी स्टेज। क्या है ये, इन्फेंसी स्टेज। इसमें क्या बताया है, इसमें हमारा क्या बिल्डअप होता है, ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी बिल्डअप होती है। इसमें बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये हमारा बिल्डअप होता है। और ये 0 to, मतलब बर्थ से लेके 1 ईयर तक होता है, ठीक है, बर्थ टू 1 ईयर, ठीक है। ये आगे मैंने एज नहीं लिखी है, पर अभी आप साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। नोट्स में जब मैं आपको पीपीटी दूंगी तो उसमें लिखा मिलेगा, सॉरी वो पीडीएफ है। तो इन्फेंसी क्या है, इसमें हमारा बेसिक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट डेवलप होता है। कैसे होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, ज्यादातर इसमें सबसे ज्यादा माँ के प्रति वो सबसे ज्यादा अटैच रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ सभी के अपना जो भी उसकी केयर करते हैं, उसके आसपास रहते हैं फैमिली मेंबर, सभी से वो अटैच रहता है। और अगर उसकी सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं, जैसे उसे उसे मिल्क फीडिंग अच्छे से हो पा रही है, वो अच्छे से खेल पा रहा है, उसे कोई भी परेशानी नहीं हो रही, ठीक है, उसकी केयर टेक सही से हो रही है, उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा, उसका ट्रस्ट बनेगा, ठीक है। और किसी मदर ने या किसी के आसपास फैमिली में मान लो, अगर उसको सही से ट्रीट नहीं किया गया, किसी ने उसको खिलाया नहीं अच्छे से, उसको मतलब और हम कह सकते हैं उसकी मदर ने उसे अच्छे से मिल्क फीडिंग नहीं कराई, उसको झटका दिया, झटक देते हैं ना कई लोग, क्या है तो बहुत परेशान करते, कई कई होता है ना, कोई भी रीजन हो सकता है उसके प्रति। तो अगर माँ उसकी सही से केयर नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है, नहीं कर रही है, तो उसका मिसट्रस्ट डेवलप होगा। तो फ्यूचर में वो कभी भी, या उनको फ्यूचर में उनके ट्रस्ट की प्रॉब्लम होगी, उन्हें कहीं ना कहीं वो हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, या ट्रस्ट उनका उनका कहीं ना कहीं डगमग रहेगा, ठीक है, प्रॉब्लम रहेगी, क्लियर। तो ये है इन्फेंसी। इन्फेंसी में हमारा क्या डेवलप होता है, बेसिक ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, या तो सबका हमारे लिए हो रहा है, होगा तो trust होगा। उसके बाद में मैम आता है वॉइस ब्रेक हो रही है ordinary। आपकी। तो दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक आ रही है क्या, बहुत ब्रेक होकर आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं समझ आ रहा है। ओके।
ठीक है। तो एक बार क्लास दोबारा ज्वाइन करूँ क्या? अभी ठीक आ रही है तो बताओ आपने, तो मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। तो ठीक हो गई मैम। ठीक है अभी? ठीक है मैम। बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में है टोडलर स्टेज। इसमें क्या होती है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये होता है 1 to 3 years होता है, ये लिख लेंगे, 1 to 3 years होता है ये। ठीक है। इसमें ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंसी। इसमें बच्चे को इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है। ठीक है। कि जैसे हम बोलते हैं कि बच्चा खुद से खाना खाता है, खुद से काम करता है, खुद से पोटी करता है, मतलब खुद चाहता है वो काम करना स्वयं अपने आप। ठीक है। तो अगर वो काम उसका सही से हो पाता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है। कॉन्फिडेंट होगा वो आगे जाके। ऑटोनॉमी का मतलब भी ये होता है, कॉन्फिडेंट होगा वो आगे जाके। ठीक है। वर्सेस अगर उसका सही से ये चीजें सही से नहीं हो पाई, ठीक है, उसको आपने स्वयं से काम नहीं करने दिया, खुद से काम करने नहीं दिया, तो उसको शेम डेवलप होगा उसके अंदर, डाउट डेवलप होगा उसके अंदर। ठीक है। आपने अगर उसको हर एक काम के लिए टोका टोकी करी उसके लिए, ठीक है, कि ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, तो शेम डाउट ये डेवलप होगा उसके अंदर। ठीक है। तो ये एज है बर्थ से 1 year एंड टोडलर है 1 to 3 years। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके। नेक्स्ट है प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज कौन सी होती है? ये होती है 3 to 5। ठीक है। 3 से 5 year। ठीक है। प्री स्कूल एज में क्या होता है? इस इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें हम पहली बार हम सोशली होते हैं। ठीक है। पहली बार हम सोशली निकलते हैं, हमारे नए नए कांटेक्ट बनते हैं, मतलब नए नए हम लोगों से मिलते हैं, हमारा बिहेवियर होता है उसमें। ठीक है। और कम्युनिकेशन होता है उसमें, हमें उसमें, और नए नए हम गेम्स खेलते हैं, नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं हमें। ठीक। तो अगर ये काम सही से हो रहा है तो हमारा इनिशिएटिव बिल्डअप होगा, इनिशिएटिव हम ले पाएंगे। ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा कहीं कहीं कोई बच्चा स्कूल में जाता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं स्कूल में, तो कोई ऐसा होता है जो इनिशिएटिव लेता है खुद से या रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमने उसको ड्यूटी दे दी, आपको यहाँ बैठना है, आपको ये काम अच्छे से करना है, आपको ये पूरा करना है, आपको 10 राउंड लगाने हैं, तो वो काम अच्छे से करेगा वो। ठीक है। तो उसका इनिशिएटिव बिल्डअप होगा। ठीक है। और अगर उसका काम पूरा नहीं होता है, ठीक है, कोई डांट देता है उसे, या उसको काम नहीं मिल रहा, या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही, नया कांटेक्ट नहीं बन रहा, उसका फ्रेंड सर्कल नहीं बन रहा, बात नहीं कर पा रहा, तो उसका गिल्ट रह जाए, उसके मन में गिल्ट रहेगा। ठीक है। गिल्ट डेवलप होगा उसके मन में आगे आगे जाके, कि आगे भी वो ऐसे ही करेगा कि कोई भी गलती होगी तो उसे लगेगा, कुछ भी काम होगा तो खुद पे वो गिल्ट करेगा कि ये काम सही से नहीं हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ, मुझे तो कुछ आता नहीं, ऐसा करके। ठीक है। ये प्री स्कूल एज में होता है, कम से कम ये 3 से 5 की एज की बात है, जब वो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में जाता है तब, तो उसमें ये चीज होती है उसमें। उसके बाद में है स्कूल एज। स्कूल एज है 6 से 12, है ना? तो स्कूल एज है यहाँ पर 6 से 12 साल। ठीक है। टीनेजर से पहले की एज हो गई सर। तो इसमें क्या बताया गया है? प्यूबर्टी तक है। स्कूल एज में क्या होता है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। तो स्कूल एज में हम क्या क्या सीखते हैं? ये हमारा एलिमेंट्री फेज बोलते हैं स्कूल एज को, मतलब इंडस्ट्री डेवलप होती है ना इसमें। इसको ऐसे समझेंगे कि हमें हमारा इंटेलेक्चुअल काम करता है इसमें, हम न्यू आइडियाज लेके आते हैं, क्रिएटिव होते हैं ज्यादा, हमारी स्किल डेवलप होती है इसमें ज्यादा, हम दिमाग का यूज करते हैं इसमें ज्यादा, या हमारा इंटरेस्ट किन चीजों में है वो चीज हम देखते हैं ज्यादा, है ना? नए नए क्राफ्ट्स बनाते हैं, तो इसीलिए उसको इंडस्ट्री बोला गया है। इंडस्ट्री मतलब जैसे इंडस्ट्री से आप क्या समझते हो? हम बहुत सारी चीजें रॉ रॉ चीजें इकट्ठी हैं और उससे हम कुछ और नया मटेरियल बना रहे हैं, तो उसी को ही आप इससे जोड़ेंगे, हम कुछ नया क्रिएट करना। ठीक है। या फिर हाँ,
ये बोलेंगे। और अगर वो हमारा बिल्डअप नहीं होता है स्कूल एज में 6 से 12 की एज में अगर वो हमारा बिल्डअप नहीं हो रहा तो हमें इन्फीरियॉरिटी फील होगी कि नहीं तो मेरा कोई दोस्त है, मैं सबसे अलग हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है कि खुद से हम मतलब दूसरों से हम खुद को कम आंकते हैं। हमें लगता है कि इनसे हम बहुत ही कम हैं, ठीक है? या फिर उनको लगेगा कि हम कोई काम नहीं कर पाएँगे, ये काम तो हमसे होगा ही नहीं, ठीक है? क्यों ऐसा लगेगा उनको? क्योंकि कहीं न कहीं जहाँ उनको ये स्किल्स अपनी डेवलप करनी थी, वहाँ वो कर नहीं पाए, ठीक है? उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, स्टेज नहीं मिला या वो खुद से नहीं कर पाए, जो भी है, ठीक है? तो ये स्कूल एज में होता है, क्या होता है? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। उसके बाद में है एडोलसेंस। एडोलसेंस की कौन-सी एज होती है? इसमें 12 से 20 होती है, ठीक है? 12 से 20 एडोलसेंस। इसमें क्या होता है? आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, ठीक है? इसमें क्या है? ये 12 से 20 की एज है मतलब जब हम 7th 8th के बाद में आगे जाते हैं, उसके बाद में अप टू 12th क्लास तक। तो इसमें हमें ये पता लगता है कि हमारा इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, ठीक है? इसमें ये पता चलता है, हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्कूल एज में स्कूल एज वाले जो अभी हमने बताया है स्कूल एज वाले में इसमें क्या था कि हम क्रिएटिव होते हैं और ज़्यादा नई-नई चीज़ें निकाल के आती हैं दिमाग से। तभी हमें पता चलता है कि इसका रीज़निंग का दिमाग है, इसका मैथमेटिकल है, इसका क्राफ्ट में इसका ज़्यादा दिमाग है, क्रिएटिविटी में इसका ज़्यादा है, ठीक? और एडोलसेंस में क्या होता है, इसमें खुद की आइडेंटिटी जानते हैं हम। मतलब इसमें हम खुद को जानना चाहते हैं कि मैं क्या हूँ? मुझे करना क्या है आगे? मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मैथ अच्छा लगता है तो मैं मैथ की टीचर बनना चाहती हूँ। मुझे सर्जरी अच्छी लगती है या मुझे बायो अच्छी लगती है तो मैं एमबीबीएस करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ठीक है? जिस भी चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है तो उसी को ही हम फ़ॉलो करते हैं। मुझे मॉडलिंग अच्छी लगती है तो मुझे हीरोइन बनना है। इस तरीके से हम खुद की आइडेंटिटी देखते हैं उसमें कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या बनना है, ठीक है? ये होता है इसमें क्लैरिटी होती है हमारी गोल्स के प्रति कि ये हमारा गोल है, ठीक है? हमारा ये गोल है और हमें इसको अचीव करने के लिए यहाँ तक जाना है, वो होता है वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न और अगर ये डेवलप हमारा नहीं होता है तो हमें कन्फ्यूज़न रहेगा। हम हर चीज़ में कन्फ्यूज़्ड ही रहेंगे, हमें पता ही नहीं रहेगा कि ये करें कि ये करें, ये रखें कि ये रखें, ठीक है? वो हमारा आइडेंटिटी डेवलप नहीं होगी, गोल डेवलप नहीं होगा। उसके बाद में आता है यंग अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड ये कौन-सी एज होती है? इसमें ये है 20 टू 30, ठीक है? यंग अडल्टहुड इसमें क्या होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है? ये तो आप नाम से भी समझ रहे हो यंग अडल्टहुड 20 से 30 होती है तो इसमें क्या होता है पर्सन देखता है इंटीमेट होना चाहता है इंटरकोर्स या फिर दूसरे सेक्स के प्रति ज़्यादा रिलेशनशिप बनाना चाहता है, फ्रेंडशिप बनाना चाहता है। सिर्फ मेल फीमेल का नहीं है ये ओवरऑल है, फ्रेंड सर्कल है, ठीक है? तो उसकी अगर अच्छे से फ्रेंडशिप हो पा रही है वो सभी चीज़ें अच्छे से कर पा रहा है, उसके दोस्त अच्छे से बन रहे हैं, उसका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो उसकी इंटीमेसी अच्छी रहेगी। और अगर उसकी फ्रेंड सर्कल नहीं बन पा रहा है, वो किसी से सही से बात नहीं कर पाता है, उसकी बनती नहीं है किसी से, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो वो आइसोलेशन में चला जाएगा, अंधकार में चला जाएगा, उसे लगेगा मैं अकेला ही ठीक हूँ, ठीक है? ऐसा है। उसके बाद में आता है मिडल एज, ठीक है? मिडल एज कौन-सी है? इसमें वो आ जाएगी 30 हो गए ना, इसमें 30 टू 40, 45 तक आ जाएगा इसमें, 40 तक आ जाएगा शायद। हाँ, मिडल एज होती है जब मतलब जिस फेज़ में अ, हाँ 30 टू 40, 45 हो गया। जिस टाइम हम 15 साल के थे, उस टाइम हमारे पेरेंट्स थे, ठीक है? तो इसमें आता है जेनरेटिविटी, ये जेनरस से आया है ये वर्ड जेनरस वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है? तो जेनरेटिविटी क्या होता है? जेनरेटिविटी का मतलब होता है इसमें आएगा सैटिस्फैक्शन, ठीक है? क जैसे कि पेरेंट्स इस जब हम उस क्लास में थे 10-12 10th 12th क्लास में थे, तो उस टाइम हमारे पेरेंट्स को एक ही वो रहता है, क्या रहता है? टेंशन रहती है कि हमने तो हमारा गुज़ारा कर लिया, मतलब हमारी तो ज़िंदगी पूरी हो गई है। और उनको लगता है कि अब जो आगे जो आएँगे, उनको हम कैसे डेवलप करें, उनकी हम कैसे हेल्प करें।
या जैसे आपके पापा बड़े हैं तो उनसे जो छोटे भाई हैं तो वो उनके बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे कि इनको कैसे और क्या-क्या चीज़ की हेल्प चाहिए, किस फील्ड में इनको मतलब वो उनको हेल्प करेंगे एक तरीके से, ठीक है? उनको ये दिमाग में ये रहता है कि इनकी लाइफ कैसे सेट करनी है, हमारा तो हो गया, ठीक है? इनको कैसे देना है, इनको कैसे डेवलप कराना है, ये कैसे डेवलप होंगे, ठीक है? ये आता है इसमें। और अगर वो सही से नहीं हो पाता है, तो स्टैग्नेशन की फीलिंग आती है कि हमने तो कुछ किया नहीं अभी तक, ऐसा करके और मतलब उनको टेंशन भी रहती है कि हमने कुछ नहीं किया ज़िंदगी भर और अब ये क्या करेंगे जो हमारे आने वाले जो हैं, आगे का जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी जो जनरेशन आने वाली है, उनका भी अंधकार में हमें दिख रहा है। स्टैग्नेशन एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, विचार, बुरे विचार या फिर अ, पॉज़िटिव विचार ना आना, है ना? तो उनको ऐसा लगेगा कि हम भी सैटिस्फाई नहीं थे अपनी लाइफ़ से, मतलब हमने भी कुछ बड़ा हासिल नहीं किया अभी तक और हम और किसी की भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और किसी को भी नहीं देख रहे हैं वो डेवलप होते हुए, ऐसा होता है। फिर है अभी तक क्लियर हुआ सभी तो? कोई डाउट है किसी को? मैम इसका एज कितना बताया आपने? किसका बताना? 7 मिडिल एज। मिडल एज। मिडल एज में क्या होता है जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन, ठीक है? ये उनको चिंता रहती है यंगर जनरेशन की, ठीक है? उनको अगर उन्होंने अपना लाइफ सही से जिया है और अभी वो बच्चों को दे वो पूरा उनका दिमाग ये रहता है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा दें, क्योंकि हम बढ़िया इनको देंगे तभी तो इनका फ्यूचर डेवलप होगा। तो उनको कब किसी चीज़ की कमी ना हो, उनकी पूरी हेल्प करनी है। ये होता है जनरेटिविटी, दया करना या फिर जो भी हेल्प हो पा रही है वो देना, ठीक है? उनको हमेशा ये हाँ, एज 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 ये बताई ना 30 टू 40। हाँ, मैम मैम इसको ये भी कह सकते हैं कि आप भविष्य को लेकर एक असुरक्षा की भावना, मतलब क्या होगा, कैसा होगा टाइप का, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ, बोल भी सकते हैं, पर इसमें मेनली हम यही बात करेंगे कि वो जो अपनी जो न्यू जनरेशन है उसके बारे में उनका या फिर उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं वो, ऐसा समझो। उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं कि इनका फ्यूचर किसी तरीके से सिक्योर हो जाए। मैम हेल्प वो न्यू जी। जनरेशन के बारे में ज्यादा सोचते हैं, नेक्स्ट हाँ, जनरेशन के लिए वो ज्यादा सोचते हैं। और स्टैग्नेशन में क्या होता है वो हेल्प ही नहीं करते दूसरों की, वो सोच रहे हैं बस निष्क्रियता हमारा। होता है, स्टेग्नेशन मतलब निष्क्रियता। हाँ जी, क्या कुछ पूछ रहे हो आप? नहीं मैम, ये जो पूछ रहे थे ना स्टेग्नेशन मतलब, तो उसका मतलब होता है निष्क्रियता आ जाती है धीरे धीरे हम्म। शरीर में या मन में, ऐसा हाँ, मन में निष्क्रियता आती है ऐसे समझेंगे हम, वो नहीं चाहते कि हम दूसरों की हेल्प करें, उनको कोई चिंता ही नहीं है दूसरों की, उनकी खुद की चिंता है कि हाँ ठीक है हमारा पेट भर रहा है, हमारा सब हो रहा है, ठीक है चलो, ठीक है, उनको चिंता नहीं रहती दूसरों की। हम ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं कई, बहुत सारे होते हैं, जो ये सोचते हैं भाई ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस हम फीस-वीस दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। पर जनरेटिविटी में उनको उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि हमें इनका फ्यूचर बिल्ड अप करना है, तो हम कितनी इनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? ये आप वैसे भी आइडिया लगा लेंगे जब भी आप अगर सोशली है ना ये साइको सोशली, तो आप अगर सोचेंगे तो आपको होगा ये क्लियर, ठीक है? फिर ओल्डर अडल्टहुड में क्या है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ओल्डर अडल्टहुड में क्या होता है, इसमें लाइफ का पूरी लाइफ का रिव्यू होता है, ठीक है? ऐसे बात नहीं करते, पुरानी बातें करते हैं बैठ के कई लोग कि हम तो ऐसे करते थे, हम तो ऐसे घूमने जाया करते थे, हम तो ऐसे नदी में नहाया करते थे, हम तो ऐसे खाना खाया करते थे और वो अपने अपने काम से जो उन्होंने अभी तक किया उससे सैटिस्फाई है वो, ठीक है? तो वो आएगा इंटीग्रिटी में कि वो हम सैटिस्फाई हैं, ठीक है? या हमने अभी तक जो काम किया, अभी तक जो कमाया हम सैटिस्फाई हैं, ठीक?
और ऐसा भी होता है इंटीग्रिटी अगर जिसमें आती है तो फिर वो दया भावना की फीलिंग भी ज़्यादा उनमें बढ़ जाती है, ठीक है? वो सोचते हैं भई अभी हमारा बुढ़ापा आ गया, हम जो जो भी किसी को जो भी कुछ दे सकते हैं, वो देंगे। कोई पूजा-पाठ शुरू कर देता है, कोई सेवा करना शुरू कर देता है। आपने भी देखा होगा बुढ़ापे में कई कई लोग 100 में होंगे कोई 2-4 जो बुढ़ापे में शुरू कर देते हैं कि भई मेरी ज़मीन है कुछ काम की मतलब किसको मैं दूँगा तो गरीबों में बाँट दिया या कोई एनजीओ खोल दिया या किसी की सेवा कर रहे हैं, गौशाला में दान दे रहे हैं, इस तरीके से। और उसका अपोज़िट है डिस्पेयर। डिस्पेयर में क्या होता है, ये टिल डेथ तक है 45-50 से टिल डेथ तक है ये इसका जो टाइम पीरियड है वो ठीक है 45 से टिल डेथ तक। तो और डिस्पेयर में क्या है कि वो सैटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में कि हमने तो कुछ कमाया ही नहीं, हमने किसी का भला ही नहीं किया, हमने तो खुद का ही भला नहीं किया, हमने कुछ किया ही नहीं और हम मतलब उनके विचार कहीं न कहीं वो हो जाते हैं, रूढ़िवादी बोलेंगे या फिर दब जाते हैं। उनको कुछ अच्छा नहीं दिखता लाइफ में। वो बस अपना काम पूरा करते रहते हैं, बस ठीक है किसी तरीके से ज़िंदगी हमारी निकल जाए, ठीक है? उसी टाइम में कोई ये वाइन का सेवन स्टार्ट कर देता है, कोई स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। हाँ, देखा होगा आपने कहीं अपनी गली में भी कोई दादा-दादी कोई होंगे आस-पास के, तो वो बीड़ी सिगरेट ये सब शुरू कर देते हैं और कई लोग ऐसे होंगे जो पूजा-पाठ शुरू कर देते हैं, भजनों में जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो वो इंटीग्रिटी में आ जाएगा, वो डिस्पेयर में आ जाएगा, ठीक? ऐसा है। क्लियर है सभी को? हुँ। हाँ मैम, क्लियर है, इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना आपको? किसी को भी बताओ फिर बीच-बीच में एंटरटेन करेंगे। ठीक है? हुँ। राखी जी, टोडलर में क्या बताया था अभी बताइए? हाँ, ओके मैम। टोडलर में बताया था ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। 1 to 3 इयर्स होता है और इंडिपेंडेंसी डेवलप होती है इसमें और द चाइल्ड विल डू work himself and he gets confidence and if he will not allow if parents will not allow him to do his works then shame and doubt will develop. या तो शेम डाउट होगा या फिर ऑटोनॉमी डेवलप होगा, ठीक है? और और कौन-सा था? हुँ। प्री स्कूल में क्या था? मेघा जी बताएँगी? प्री स्कूल। मेघा जी हैं? मैम प्री स्कूल में यस मैम प्री स्कूल में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट था जिसमें बच्चे इनिशिएटिव लेते हैं नई नई चीजों को करने का और अगर वो फिर उस चीज को नहीं करते हैं तो उनको गिल्ट होता है उस चीज के लिए। हाँ, इसमें इनिशिएटिव लेते हैं जैसे कि लोगों से बात करना क्योंकि पहली बार वो बाहर निकलते हैं ना सोशली, स्कूल नई जगह पे आते हैं तो उसको उनको इनिशिएटिव देते हैं कि आपको ये काम पूरा करना है, ये पूरा लिख के लाना है, ठीक है? होमवर्क देते हैं या कुछ गेम्स में भी कुछ बोलते हैं, तो वहाँ से होता है इनिशिएटिव, उनका इनिशिएटिव सही हो पा रहा है, नहीं तो वो गिल्ट में जाएँगे कि हमारा काम पूरा नहीं होता कभी, ठीक? हुँ, तो ये भी एक डायग्राम है एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ठीक है साइको सोशल अप्रोक्सीमेट ये एज है एज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है ये कहीं से लिया हुआ है या तो सभी के अकॉर्डिंग होता है अलग अलग पर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ज्यादा नहीं होता इसमें इसमें 1.5 साल बताया है ठीक है पर अभी जो लिख लिया आपने वो ठीक है उसमें चेंज नहीं करना सेम है लगभग साइको सोशल टास्क था ये बताया था ट्रस्ट मिसट्रस्ट ऑटोनॉमी शेम इनिशिएटिव गिल्ट इंडस्ट्री इंफीरियरिटी आइडेंटिटी कंफ्यूजन इंटीग्रेशन और आइसोलेशन जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर और ये है वर्च्यू डेवलप्ड क्या डेवलप होता है इसमें हमारी होप डेवलप होती है ठीक है अगर हमें ट्रस्ट अच्छा हो रहा है तो हम होप हमारी डेवलप होगी इसमें ठीक है और इसमें विल डेवलप होगी ऑटोनॉमी जिसमें हमारा ऑटोनॉमी डेवलप होता है ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी उसमें क्या होता है आगे जाके हमारा विल डेवलप होगा कि हम कुछ कर सकते हैं हम कुछ करेंगे ऐसा करके इसमें इनिशिएटिव में हमारा पर्पस डेवलप होता है इंडस्ट्री इंडस्ट्री में क्या था हम नई क्रिएट करते हैं
तो उसमें और एक दूसरे से compete करने की भावना आती है कि हाँ, क्लास में बोलते हैं कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो कॉम्पिटेंसी की भावना आती है कि सबसे बढ़िया करना है, सबसे बढ़िया करना है। आइडेंटिटी वीज कंफ्यूजन, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें फिडिलिटी, किसी को पता है क्या इसका मतलब? मैंने देखा नहीं। फिडिलिटी, फेथफुलनेस डेवलप होती है, ठीक है। तो अगर हम खुद में हमारी आइडेंटिटी हम जान पा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसमें फेथफुल होंगे, फेथफुल हमारा बिलीव सिस्टम बनेगा उससे, है ना, कि हमें इस फील्ड में जाना है, ये चीज अच्छी है, ये चीज मेरे काम की नहीं है, उस तरीके से। इंटीमेसी में हमें लव मिलेगा, फ्रेंड्स के साथ लव, रिलेशनशिप में लव। जनरेटिविटी में हम केयर करेंगे कि इसमें क्या है, जैसे कि हमारे 30 to 45 ईयर है, इसमें हम केयर करेंगे, जो हमारे लव्ड वंस हैं, जो हमारे छोटे जो हैं, उनकी केयर करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनको उनको देखेंगे ये कैसे डेवलप हो सकते हैं। इंटीग्रिटी, इसमें विजडम की आ, हमारा डेवलप होता है, विजडम कि हम कितना दान कर रहे हैं, ठीक है, कितने सेटिस्फाई हैं हम। क्लियर? ओके। तो ये आपका पूरा, देखो टॉपिक पूरा हो गया है पर्सनालिटी का। दिखाइए पिछले वाला। ओके, ये है ना? यही है मैम, 1 मिनट। हो गया? ओके, इसके बाद में ये है नेक्स्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, थ्योरी ऑफ बिग 5 पर्सनालिटी। ये एक थ्योरी है, मतलब बहुत सारे लोगों ने पर्सनालिटी के अलग अलग टाइप बताए हैं, पर ये मोस्ट फेमस है ये, ठीक है, ये तो पता होना ही चाहिए। तो इसको नाम दिया गया है थ्योरी ऑफ बिग 5 पर्सनालिटी, ठीक है। और इसको याद करने के लिए ओशन है, OCEAN, ओ, ओपननेस, कंसाइंसियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। ये 5 है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए, उसके टाइप्स में है, ठीक है, इसमें आएगा। तो सबसे पहले आती है ओपननेस। ओपननेस क्या होता है? ओपननेस में कौन लोग आते हैं, ये कैसे हम ओपननेस को ऐड करेंगे पर्सनालिटी में? दे ऐसे कैसे होते हैं ये पर्सन्स? दे आर विलिंग टू लिसन टू न्यू आइडियाज। जो ओपननेस जो क्वालिटी होती है लोगों में, दे आर विलिंग टू लिसन टू न्यू आइडियाज, उनको अच्छा लगता है नए आइडियाज सुनना, अपने आइडियाज को चेंज करना। बिलीव्स, एटीट्यूड्स इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन, मतलब वो ना बहुत ही ओपन होते हैं। ओपननेस आप नाम से भी समझ सकते हो, ओपननेस मतलब नई नई चीजें, उनको वो लग रहा है कि हम नए आइडियाज सुने, नए, अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो नई नई चीजों को सुनने में, क्यूरियस होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, अपने माइंड को पूरा खुला रखते हैं आराम से कि हाँ हमें क्या गेन करना है, ठीक है, आती रहेंगी चीजें। क्यूरियस है होते हैं बहुत ज्यादा, क्रिएटिव थिंकिंग होती है उनकी, हैव फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही जड़ प्रकृति की नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। नॉट फॉलो रूटीन, उनको एक एक रूटीन फॉलो करना पसंद नहीं है, उनको हमेशा नया नया कुछ चाहिए, वांट टू डू समथिंग न्यू, हमेशा कुछ कुछ नया चाहिए होता है। हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, ब्रॉड रेंज ऑफ इंटरेस्ट होता है, बहुत सारा इंटरेस्ट होता है, बोलेगा कि मुझे इसमें भी इंटरेस्ट है, इसमें भी इंटरेस्ट है, और वो अलग अलग चीजों को सीखना, समझना, नए नए आइडियाज निकालना, ये चीजें उनको अच्छी लगती है। दे आर क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड के कोई मतलब लोगों में, उसमें बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, वो चीज हमने पढ़ लिया आगे। और नई नई चीजों को लर्न करना, उनको एंजॉय करना अपने एक्सपीरियंसेस को, ये उसको उनको अच्छा लगता है। मोर एडवेंचरस होते हैं, मोर क्रिएटिव होते हैं। अब इसमें आती है दो चीज, ठीक है, अगर ओपननेस बहुत ही ज्यादा हो गई, ठीक है, हाई लेवल ऑफ हो गया, तो क्या होगा? वो बहुत ही ज्यादा हमेशा हाइपर एक्टिव रहेगा वो इंसान। अब जो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है चीजों के प्रति, नॉर्मली तो सब में होना चाहिए, अगर वो
हाई लेवल में होगा तो हमेशा ही क्यूरियस रहेगा, उसको वो परेशान कर देगा दूसरों को, ठीक है, और उससे पहले खुद भी उनका हाइपर एक्टिव हो जाएगा दिमाग, ठीक है। और पीपल लो इन दिस पर्सनैलिटी, अगर किसी पीपल में इसकी कमी है, लो है, ओपननेस की कम है, तो उसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी देयर आर ऑफन मच मोर, वो ज्यादातर हमें ट्रेडिशनल दिखेंगे, मतलब उनको नहीं अच्छा लगता है कि हम कोई नई चीजें सीखें, कुछ जनरेट करें, कुछ क्रिएट करें, उनको ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। ट्रेडिशनल मतलब वो चाहते हैं हम एक ही रूटीन को फॉलो करें, और में स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है एक ही थिंकिंग, जड़ थिंकिंग होना, ठीक है, एंड एंजॉय रूटीन लाइफ, ठीक है, और वो अपनी एक ही रूटीन को उसी में फॉलो करना चाहते हैं, उसी अपने लाइफ को, एक ही रूटीन को, ठीक है। तो ये है ओपननेस। क्लियर है सभी को? मैम लास्ट वाला समझाइए थोड़ा। हाँ, इसमें है ओपननेस अगर लो है आपका, मतलब लो लेवल है ओपननेस का, तो हम अपने उसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर रहे, या फिर क्यूरियस नहीं है चीजों को लेके, हमें लगता है नॉर्मल रूटीन ही चलना चाहिए, ठीक है, जड़ प्रकृति का होगा वो, उसको कोई नई चीज बता दिए ना तो उसको हजम नहीं होगी वो चीज, उसको लगेगा ऐसा तो होता ही नहीं कुछ, ठीक है, मतलब वो चाहता नहीं कि मैं कुछ नई चीज सीखूं, नए आइडियाज नहीं आएंगे उनके दिमाग में, ठीक है। ठीक है मैम। नेक्स्ट है कॉन्साइंसियसनेस। कॉन्साइंसियसनेस, पर्सन इज ऑर्गेनाइज्ड, पर्सन इज ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मतलब इसमें कैसी पर्सनालिटी होती है, जैसे आर्मी मैन होते हैं ना, ऐसे याद कर लो आप, जैसे ये ओपननेस में आप किसी को इमेजिन कर लो, कौन ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा वो है, न्यू आइडियाज जिसको पसंद है, ठीक है, क्यूरियस जो बंदा रहता है इंसान, तो आप उसको किसी नाम से अटैच कर लो। कौन सा पर्सन इज, जैसे इसमें मान लो आर्मी मैन मान लो आप, आर्मी मैन, ठीक है, पर्सन इज ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, बिखरे बिखरे नहीं रहते, उनके दिमाग में सब क्लियर होती है चीजें कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा नहीं होता, सिस्टमैटिक है, वो हर चीज के प्रति सिस्टमैटिक रहेंगे, खाना, रहना, सोना, कब उठना है, कब सोना है, कब प्रेस करना है, सारी चीजें, कौन सी मीटिंग में जाती है, सब क्लियर होता है उनके बीच में, सब सिस्टमैटिक होता है। नंबर ऑफ गोल्स that a person focuses on, concentrate on goals, multitasker, वो मल्टीटास्कर होते हैं, उनको सब काम करना है, ठीक है, सब काम करेंगे पर फोकस के साथ करेंगे हर एक काम को, फोकस इज ऑन कंसंट्रेशन ऑन गोल्स, हर एक काम को जो भी उनका गोल है उसको पूरे उस पर फोकस रखेंगे, ऐसा नहीं कि काम पूरा करना है। अ हाई कॉन्साइंस, देखो अब यहाँ पर है, अ हाई कॉन्शियस पर्सन फोकसेस ऑन रिलेटिवली फ्यू गोल्स एट वन टाइम, वो एक टाइम पे एक ही गोल को रखेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे बहुत सारे गोल्स को लेके चल रहे हैं, मुझे ये भी करना है, ये भी करना, नहीं, वो एक टाइम पे एक ही गोल को रखेंगे और उसी पर ही पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। इसका हाई लेवल हो गया, हाई लेवल कॉन्शियसनेस, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, वो सिस्टमैटिक वे में काम करेंगे, केयरफुल होंगे, थोरो, थोरो क्या होता है, डीप, डीप, हर चीज को थोरो, या फिर हर एक पर्सपेक्टिव देखना है उस चीज का, एक चीज का हर तरीके से नॉलेज, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा, क्योंकि वो अपना कोई भी गोल को सही से फॉलो कर रहा है पूरा कंसंट्रेशन के साथ, तो ऑब्वियसली वो सेल्फ डिसिप्लिन होगा ही, रिस्पॉन्सिबल होगा, अचीवमेंट ओरिएंटेड होगा, अचीवमेंट उसको अच्छी लगेगी, ठीक है। इस चीज में अगर वो उसका अगर हम इसका पॉजिटिव पक्ष देखें तो वो अच्छी लीडरशिप भी कर सकता है ना, क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन है ना। एंड अब इसमें लो कॉन्शियसनेस होगा तो क्या होगा, लो कॉन्शियसनेस होगा तो इसमें क्या होगा, लो कॉन्शियस नेचर टेंड्स टू फोकस ऑन अ हायर नंबर ऑफ गोल्स एट वन टाइम, ठीक है, वो एक ही टाइम पे बहुत सारे गोल्स को लेके चलेंगे कि मुझे ये काम करना, ये भी करना, ये भी करना, और डिसऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, बहुत ही बिखरे बिखरे रहेंगे, ठीक है, केयरलेस रहेंगे, उनको नहीं होती परवाह, इररिस्पॉन्सिबल होंगे, रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे पाएंगे उनको, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर मैम एक है? क्वेश्चन था, हाँ जी, जो इस वाली पर्सनालिटी में लो होगा तो वो ओपन माइंडेड हो सकता है? ओपन माइंडेड भी होगा कहीं ना कहीं तक, पर ज्यादा नहीं होगा,
ठीक है, हम ठीक है। इसमें ओपन माइंडेड नहीं लेंगे। हाँ, ये क्या होता है, जो भी हम ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, एक पर्सन में ये सारी चीजें होती हैं। ओपननेस भी उसमें कहीं ना कहीं होती है, कॉन्साइंसियसनेस भी उसमें होती, सारी चीज है। एक्स्ट्रावर्जन में कोई कोई पार्ट होता है उसका, ठीक है। पर देखना है कि सबसे ज्यादा क्या चीज है और सबसे कम चीज क्या है। अब इन सारे चीजों में भी हम में भी कुछ ना कुछ तो होगा। मान लो हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है पर रिस्पॉन्सिबल तो है, इसकी भी फिर परसेंटेज आ जाएगी कि हम भाई, मान लिया हम 90% रिस्पॉन्सिबल नहीं है, 50% तो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जी ऐसा मैम। वो तो है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है, इतने भी बिखरे हुए नहीं है कि हमेशा ही फैला के रखें चीज को, पूरा ऑर्गेनाइज कुछ तो है। ठीक है, तो ये बता रखा है कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जो सिस्टमेटिक में जो चीजें होती है, ऑर्गेनाइज्ड जो होती है। ठीक है, अब उसका हाई लेवल हो गया तो मतलब ये सारी चीजें आ जाएंगी कि वो ऑर्गेनाइज्ड ही होगा, सिस्टमेटिक होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा। और अगर लो कॉन्साइंसियसनेस होगा तो क्या होगा उसमें, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, वो केयरलेस होगा, इररिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम कोई काम भी नहीं दे पाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, एक जी ही मैम, टाइम थैंक यू। के टाइम पे बहुत सारे गोल्स रखेंगे वो। ओके, उसके बाद में है नेक्स्ट एक्सट्रावर्जन। एक्सट्रावर्जन का मतलब क्या होता है ये हम समझ सकते हैं, इसका उल्टा होता है इंट्रोवर्जन। ठीक है, तो एक्सट्रावर्जन में कौन सी पर्सनैलिटी आती है, जो बहुत ही ज्यादा घुलना मिलना चाहती है। ठीक है, रिलेशनशिप बनाना चाहती है, लोगों से बात करना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, वो सोशेबली होते हैं। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन कंफर्ट लेवल, उनका कंफर्ट उसी में होता है। कंफर्ट लेवल विद रिलेशनशिप, हाउ वेल टॉक, कंफर्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ बाहर घूमना फिरना, बातें करना। दे आर सोशेबल होते हैं, टॉकेटिव बातें करने वाले, असर्टिव होते हैं। असर्टिव भी वही बोलेंगे हम, बाहर कॉन्टेक्ट, एंड ओपन टू एस्टेब्लिशिंग न्यू रिलेशनशिप। ठीक है, वो दूसरा रिलेशन बनाना चाहेंगे लोगों से। उनका ऑपोजिट होता है इंट्रोवर्जन। ठीक है, इंट्रोवर्ट्स, उसमें क्या था, लेस सोशेबल, वो कम सोशेबल होता है, लेस टॉकेटिव, लेस असर्टिव, रिजिड होते हैं मतलब उनको अपनी एक उन्होंने थ्योरी बना रखी है, बस उसी पे वो उसी पे ही चलेंगे, ज्यादा किसी से बात नहीं करना। किसी ने कुछ बता भी दिया अच्छा ऐसा होता है तो वो नहीं मानेंगे। ठीक है, उनको पसंद ही नहीं किसी से ज्यादा बात करना। ठीक है, इसमें इसमें अगर ऐसा एक्स्ट्रावर्जन जो होता है ना ज्यादा, तो उसमें एक अच्छा ये होती है एक्स्ट्रावर्जन की, एक बेनिफिट होता है कि वो बहुत ज्यादा बात करता है लोगों से सोशली, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, है ना। और जो इंट्रोवर्ट होगा उसका एक ये लिमिट भी है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी भी कम आएंगी, क्योंकि उसको बात अच्छा ही नहीं लगता ज्यादा लोगों से बात करना, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी कैसे आएंगी, लोग जानेंगे कैसे उनसे। ठीक है, तो ये हो गया। अगर एक्स्ट्रा वर्जन आपका लेस होगा तो ये चीजें हमें दिखेंगी, लेस टॉकेटिव होगा वो, लेस सोशेबल होगा। और ज्यादा एक्स्ट्रा वर्जन होगा तो बहुत ही ज्यादा बात करेगा, टॉकेटिव होगा, सोशेबल होगा ज्यादा। ठीक, तो ये भी बैलेंस से होना चाहिए सारी चीज। उसके बाद में आता है एग्रीबल, ये क्लियर है ना सभी को, एक्स्ट्रा वर्जन। मैम एक्स्ट्रावर्जन का अपोजिट बताइए तो क्या होता है? हाँ, इंट्रावर्जन भी लिख सकते हो, इंट्रोवर्ट्स भी लिख सकते हो, इंट्रावर्जन एग्जैक्ट वर्ड है। ठीक है, जिसमें लेस सोशेबल होता है, लेस टॉकेटिव होता है पर्सन। ठीक है, रिजिड होता है हर चीज के लिए। ठीक है, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट है मैम मतलब एग्रीएबलनेस। इसको एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? हाँ हाँ, नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस, इसमें क्या है, इट रेफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स। क्या था, एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स, मतलब जो ट्रस्टफुल होता है ये पर्सन, अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि ऐसा है तो वो दूसरों का साथ देगा उन चीजों में। ठीक है, दूसरों की हेल्प करेगा। इट रेफर्स टू पर्सन्स एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स, दूसरों के साथ देना। काइंड पर्सन बहुत ही काइंड नेचर का होता है, गुड नेचर का होता है, हेल्पिंग नेचर का होता है, वो ट्रस्टफुल होता है। किसने बोल दिया कि यार ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करना है, तो ठीक है ऐसा करती है। ठीक है, कभी भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना। हाई एग्रीबल पीपल वैल्यू हार्मनी मोर देन दे वैल्यू हैविंग द से ऑफ देम, मतलब उनको कभी भी वो तर्क वितर्क नहीं करेंगे चीजों में। ठीक है,
किसने कुछ बोल दिया है ऐसा ऐसा है, वो ट्रस्ट करेगा। जो मतलब ऐसा इंसान होगा वो कोई भी उसको बता सकता है अपनी बात। या फिर हम इतने सारे लोगों में वो 5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही एग्रीएबल हैं, ठीक है? मतलब उनको हम बता सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम। वो नहीं है जो टॉकेटिव वाले नहीं है जो बता देंगे सबको या बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है? सोशली वो काइंड हार्टेड होते हैं पर्सन और ट्रस्टवर्थी होते हैं, सबसे बढ़िया चीज़, ठीक है? लोगों को बहुत ही कम हिचक होगी उनको आप कोई बात बताने में। और पीपल हु स्कोर लो ऑन एग्रीएबलनेस, और जो पीपल इसमें लो होते हैं एग्रीएबलनेस में, फोकस मोर ऑन देयर ओन नीड्स, वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। इसमें तो क्या था ऊपर कि वो ट्रस्टफुल होते हैं, वो सबका हेल्प करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, ठीक है? सबकी सुनते हैं, समझते हैं, उनका प्योर गुड नेचर होता है, किसी को हार्म नहीं करते वो। पर इसका ऑपोजिट जो होता है वो तर्क वितर्क ज्यादा करता है हर एक चीज में, ठीक है? और उसको सबसे पहले अपनी जरूरत दिखती है कि मुझे मेरी जरूरत पूरी पूरी होनी चाहिए और चाहे दुनिया कहीं भी जाए, ठीक है? पहला मेरा काम होना चाहिए। शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है? कहीं पे उनको ऐसा लग गया ये मेरे काम का तो है ही नहीं, क्यों ये बता रहा है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा, कुछ मेरे काम का नहीं, ऐसे, ठीक है? ये होता है एग्रीएबलनेस। जो दूसरों के साथ रहने में चलने में उनको अच्छा लगता है, काइंड हार्टेड जो होते हैं, क्लियर? उसके बाद में आता है न्यूरोटिसिज्म, ठीक है? ये क्या होता है? इट फोकसेस ऑन एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, जो कोप अप कर ले स्ट्रेस के साथ, ठीक है? इसमें क्या होता है अगर, और इसका ऑपोजिट क्या होता है? इसका जो ऑपोजिट होता है उसका नाम दे रखा है इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इस पॉइंट से पहले हम ये पढ़ेंगे, लो इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है न्यूरोटिसिज्म, हाई न्यूरोटिसिज्म, है ना? टेंड्स टू बी नर्वस, डिप्रेस्ड एंड इनसिक्योर। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब देखते हैं पहले न्यूरोटिसिज्म का मतलब क्या होता है। इट फोकस ऑन एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, कि वो किसी भी स्ट्रेस को किस तरीके से कोप अप करता है, ठीक है? उसको किसी भी तरीके से कैसे भी कैसे संभालता है। तो अगर उनके पास अभी इसमें देखो, अगर लो न्यूरोटिसिज्म होगा तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, इनसिक्योर फील कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो अपने स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? और अगर न्यूरोटिसिज्म लो होगा, न्यूरोटिसिज्म लो होगा, न्यूरोटिसिज्म ना एक नेगेटिव टर्म की तरीके से मान सकते हो आप। जैसे एग्रीएबल था, इसमें हमने पॉजिटिव लिया, हाई एग्रीएबल, हाई एग्रीएबल और फिर लिया लो एग्रीएबल। तो इसमें भी ऐसे ही है। अब लो न्यूरोटिसिज्म होगा ना तो उसमें क्या होगा, उसको हम टर्म देते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी, उसको बोलते हैं लो न्यूरोटिसिज्म को। द इंडिविजुअल विद पॉजिटिव इमोशनल या फिर पॉजिटिव इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है? अपोजिट वर्ड हो गया इसका। टेंड्स टू बी काम, इंथुजियास्टिक, सिक्योर। अगर वो न्यूरोटिसिज्म हाई लेवल पे होगा तो उसे नर्वसनेस होगी, डिप्रेशन फील होगा। और न्यूरोटिसिज्म उसका कम होगा तो वो काम रहेगा, शांत रहेगा, सिक्योर फील करेगा, ठीक है? या फिर हम बोले तो हर चीज में बैलेंस रहेगा, वो बैलेंस स्टेज में रहेगा। और अगर उनको ये क्या बोलते हैं, हाई न्यूरोटिसिज्म होता है तो वो सैड रहेंगे, इरिटेटेड फील करेंगे, ठीक है? एंग्जियस फील करेंगे, इस तरीके से। क्लियर है सभी को? मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि हाई वाले में हम थोड़ा नेगेटिव ले रहे हैं और लो वाले में ये पॉजिटिव है। ये ना मुझे समझने में भी पहले प्रॉब्लम आई थी। हम इसको ऐसे ही समझेंगे, जैसे ये जो है ऐसे समझो आप, ये है न्यूरोटिसिज्म। इसका मतलब क्या होता है? न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है कि हम कैसे हैंडल करते हैं किसको, हमारे स्ट्रेस को, ठीक है? हमारे स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अब ये बैलेंस कब रहेगा? जब हम सही से इसको हैंडल कर पा रहे हैं स्ट्रेस को आ रहा है, एग्जाम का स्ट्रेस है, कोई किसी भी चीज का स्ट्रेस है तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। और अब इधर चलेंगे, ये है हाई न्यूरोटिसिज्म, ठीक है? हाई न्यूरोटिसिज्म हो जाएगा तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि हम स्ट्रेस को समझ नहीं पा रहे ना, उससे हैंडल नहीं कर पा रहे, हम कोप अप नहीं कर पा रहे उससे, तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, एंग्जियस हो जाएंगे, ठीक है? नर्वस हो जाएंगे। और अगर न्यूरोटिसिज्म कम होता है, लो होता है, लो, तो क्या होगा? तो हम काम रहेंगे, ठीक है? सिक्योर फील करेंगे,
कोई टेंशन नहीं होगी, इंथुसियास्टिक फील करेंगे। ठीक है? हाँ, अब जी इसी चीज़ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी। हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी इसमें। हाँ, और सही बात भी तो, अगर हम काम हैं, हम शांत हैं, हम सिक्योर फील कर रहे हैं, इंथुसियास्टिक हैं, तो हम इमोशनल स्टेबल हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा है। ठीक है? इमोशनल स्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा है। क्लियर है सभी को? मैम, ये जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, नो लो इमोशनल स्टेबिलिटी टेंड्स टू बी नर्वस, डिप्रेस्ड एंड हाँ, इनसिक्योर, उसके आगे ये न्यूरोटिसिज्म और दिया हुआ था, इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ? ये मैंने लिखा है अलग से समझाने के लिए कि लो इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, न्यूरोटिसिज्म, हाई न्यूरोटिसिज्म। ठीक है मैम। हाँ, हाई न्यूरोटिसिज्म। इसको आप मत देखो, अभी जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर का हाई है ना, ऊपर का हाई है ना, हम्म, हाई न्यूरोटिसिज्म है, और लोअर जो है न्यूरोटिसिज्म, वो लो हाँ, है। न्यूरोटिसिज्म है। अगर ये हाई हो गया तो नर्वस हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, इनसिक्योर फील करेगा। ठीक है? अगर वो हाई है वो चीज़, तो वो ज़्यादा काम हो जाएगा, सिक्योर फील करेगा। ठीक? इस तरीके से इमोशनल स्टेबल हो जाएगा वो। ओके। इस तरीके से एक बार और पढ़ना, आपको क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है? ओ टाइम तो हो गया, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है ना? इसको बैक कैसे करना है मुझे ये नहीं पता। ठीक है, हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? कल हम पढ़ेंगे, कल इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे कि कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक? और फिर कल हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, कोग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है? सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये मैं दे देती हूँ, अभी आपको जो समझ में आए वो पढ़ लेना आप, अगर पीछे का आगे का पढ़ना चाहो तो। और वैसे यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया, एरिक्सन स्टेज पूरा, पर्सनालिटी। कुछ एक आध जो चीज रही होंगी वो हम फिर क्लियर कर लेंगे आगे। ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए एक बार। ठीक है? मैम, जो आपने सबसे पहले पढ़ाया था, जैसे एरिक्सन थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें आपने पहले जो एज बताई थी, उसके बाद जो दूसरी बार आपने एज बताई थी तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था। हम्म, तो ऐसा क्यों? ठीक है। तो ऐसा है कि हमें एग्जाम में कभी भी एज तो पूछेंगे नहीं। ठीक है? और दूसरी बात है, साइकोलॉजी में कभी भी सेम एज नहीं होती, वो अलग अलग के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा कोई एसोसिएशन है, आपको कोई एसोसिएशन है, तो हमने स्टडी किया, हमें लग रहा है कि बर्थ से लेकर 18 महीने तक वो चीजें आती हैं, आपको लगा बर्थ से लेके 1 साल तक वो चीजें आती है, तो आपने बर्थ से लेके 1 साल तक मेंशन कर दिया। मैंने 1 साल बर्थ से लेके 18 महीने तक मेंशन कर दिया। तो गलत कोई नहीं है, साइकोलॉजी में ये जो एज का डिफरेंस है तो इतना चलता है थोड़ा बहुत। ठीक है? और इसको लेके हमें कंफ्यूज भी नहीं होना है, और इससे रिलेटेड भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सिर्फ आपके समझने के ऊपर है, कि हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इतना एज बोलेंगे 1 से 3, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, उतने एज के बच्चे कैसा होगा, वो क्या काम करता होगा, क्या टोडलर स्टेज होगी। एज बताते ही हमें ध्यान में आ जाएगी सारी चीज। आप कहीं ना कहीं नाम भूल जाएंगे, टोडलर कौन सी है, प्री स्कूल कौन सी है, और मिडिल कौन सी है, पर आपको एज याद रहेगी। अगर आपको एज बता देंगे ना, तो आप उससे भी कनेक्ट करके बता सकते हो कि उस एज में क्या होता है। ठीक है? तो ऐसा भी नहीं है कि एज याद ही नहीं करनी, आप अपने अकॉर्डिंग याद कीजिए उसको, डायग्राम या फिर ग्राफ्स बना के, टेबल बना के याद करेंगे तो आपके ज्यादा याद होगी चीजें। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, किसी को और कोई डाउट है? चलिए ठीक है फिर।
शांति पाठ करते हैं। कल हम और अच्छे से जितना भी हमने पढ़ लिया है सभी रिवाइज करेंगे और जो आगे हमें पढ़ाना है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे जिसमें लर्निंग, सेंसेशन, मेमोरी, परसेप्शन ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके।